मक्खन नाम का एक दुबला पतला इंसान था, लेकिन वह बहुत कंजूस था। उसके घर में थी बूढ़ी अम्मा, पत्नी सुरेखा, जिनका वजन 150 किलो के आसपास था और जिनका दिल हर पल खाने में लगा रहता था, और बेटा पिंटू, जो शरारत का दूसरा नाम था। सुबह सुबह पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाना कहाँ है? देर हो रही है, रमेश पहुंच गया होगा दुकान पर। अरे जाने दीजिए उस रमेश को, वो आपका नौकर है, वो रुकेगा। आप बैठिए। नौकर? नौकर मतलब तनख्वाह देनी पड़ती है। वो मेरा मुनीम है, समझी? मुनीम हो या मालिक, आपकी उधारी की दुकान का हिसाब तो वही संभालता है ना। उधारी की दुकान नहीं है, सहयोग सेवा केंद्र है। और हाँ, खाना लाओ पहले। जी, वो बात ये है कि नाश्ता बना था, बढ़िया भी था, पर वो मैंने खा लिया। खुद खा लिया? गरम गरम पूरी देखकर मेरा हाथ रुका नहीं और मैंने सारी पूरी खा ली। मक्खन की आंखें फटी रह गई। सुबह का पूरा नाश्ता 4 लोगों का सुरेखा अकेले चट कर गई थी। घर में एक भी पूरी नहीं बची। भगवान, इस औरत ने मुझे कंगाल कर दिया। पूरे महीने का राशन खर्च इसी एक इंसान में चला जाता है, और ऊपर से क्या? मोटी बोला तो याद रखिएगा। कुछ नहीं बोला मैंने। हे प्रभु, तू ही इसे समझा। ओ मक्खन बेटा, जरा सुन तो सही। अरे अम्मा, अभी निकलने वाला था। क्या बात है? बेटा, रात को तेरी दादी सपने में आई थी। कह रही थी हरिद्वार जाना है, गंगा दर्शन करने हैं। 20 साल हो गए हुए। अब तो सुरेखा और पिंटू को भी साथ ले जा। माँ, हरिद्वार कोई पड़ोस में नहीं है। टिकट, खाना, रहना सब पर रुपए जाएंगे। देख मक्खन, तेरी कंजूसी यहाँ नहीं चलेगी। नहीं गया तो घर से निकाल दूंगी तुझे, तेरी पत्नी को और तेरे बेटे को भी, समझा? अच्छा ठीक है माँ, जाएंगे। पहले दुकान दिखाऊं, फिर सोचता हूँ। मक्खन अपनी दुकान पर पहुँचा। रमेश पहले से ही आया हुआ था। मक्खन ने दरवाजा खोला, झाड़ू उठाया और सफाई शुरू कर दी। सेठ जी, आप ही झाड़ू लगा रहे हो? कोई लड़का क्यों नहीं रखा था। बोला 5 रुपए बढ़ाओ। मैंने कहा क्यों बढ़ाओ, काम तो उतना ही है। तो वो चला गया। अब मैं खुद करता हूँ, रुपए बचते हैं। सेठ जी, आप भी? खैर बताइए, क्या काम था? माँ ने हरिद्वार जाने का हुक्म दे दिया है। मेरा, सुरेखा का और पिंटू का, तीनों का ट्रेन खर्च निकालो। कम से कम में कैसे हो जाए? रमेश ने हिसाब किया और वो मक्खन से बोला, मालिक, अगर आप 3rd AC वाली बोगी से जाएंगे तो 3000 का खर्च आएगा, और अगर जनरल से जाएंगे तो 1000 में ही पहुंच जाएंगे। और यदि आज रात को ट्रेन पकड़ेंगे तो रात के होटल का किराया भी बच जाएगा और सुबह तक ये आपको पहुंचा देगी। वाह रमेश वाह, यही बात तो मुझे पसंद है तुझमें। ठीक है, आज रात जनरल बोगी वाली ट्रेन पकड़ते हैं। रमेश 3 जनरल बोगी वाली ट्रेन की टिकट बनवाने चला गया और इधर मक्खन अपनी दुकान बंद करके सीधे घर निकल गया। मक्खन सुमित्रा और पिंटू के साथ स्टेशन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे स्टेशन पहुँचे, सुमित्रा ने गुस्से में मक्खन से कहा, हे भगवान, आखिर तुमने किस घटिया ट्रेन में टिकट ले लिया? यहाँ तो तिल रखने की भी जगह नहीं है, बैठने की बात तो दूर की है। तुम अपनी ये कंजूसी की आदत कब छोड़ोगे? हे ऊपर वाले, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत किसके साथ बांधती है। अरे सुमित्रा, अब शांत भी हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो कोई और रास्ता निकालते हैं। अगर हम ऐसे ही वापस घर लौट गए तो माँ का गुस्सा तो तुम जानती ही हो। वो हमें घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। उससे तो बेहतर यही होगा कि कोई जुगाड़ भिड़ाकर हम सीधे काशी निकल चले। अरे सुमित्रा देखो, उधर वो लाल कार खड़ी है ना, चलो उसके पास चलते हैं और मालिक से पूछते, शायद कोई बात बन जाए। अरे यह तो सरपंच की बेटी है। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो सचमुच सरपंच की बेटी ही है। लेकिन समझ नहीं आता कि इतनी आधी रात को ये यहाँ अकेली क्या कर रही है। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आंटी जी, हम काशी जा रहे थे। मम्मी पापा 2 दिन से वहीं फंसे हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। देखो बिटिया, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हम भी काशी ही जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं आंटी जी,
आप लोग भी मेरे साथ चलिए। वैसे भी इतनी दूर का सफर अकेले काटते हुए मैं बहुत बोर हो जाती। कोई साथ होगा तो बातचीत करते हुए रास्ता आसानी से कट जाएगा और सफर का पता भी नहीं चलेगा। सब लोग कार में सवार हुए और काशी की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रात का सन्नाटा और गहराता जा रहा था। रात के ठीक 12 बजे अचानक एक झटके के साथ कार रुक गई। सन्नाटे को चीरती हुई सरपंच की बेटी कार से बाहर आई और बोनट की तरफ देखते हुए मक्खन से कहने लगी, अंकल जी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं जरा आसपास से पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो। इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जाओगी? अंकल जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपने पिताजी के साथ कम से कम 100 बार इस रास्ते से आ जा चुकी हूँ। मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे की खबर है। मैं बस अभी गई और अभी आई। जैसे ही सरपंच की बेटी वहाँ से गई, मक्खन सुमित्रा से बोला, सुमित्रा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई जवान लड़की इस आधी रात के सन्नाटे में इतनी निडर कैसे हो सकती है? अरे छोड़िए भी, आप तो बस फालतू में चिंता करने लगते हैं। छोटी सी बच्ची है, हमारी मदद ही तो कर रही है। अब क्या पानी लेने जाना भी शक की बात है? अरे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम रास्ता भटक गए हैं? ये काशी जाने वाली सड़क तो कहीं से भी नहीं लग रही। मुझे कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है। मक्खन के माथे पर पसीना आ गया और उसने सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा, कहीं वह लड़की कोई भूत तो नहीं थी? अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप ही ऐसी डरावनी बातें करेंगे तो पिंटू का क्या हाल होगा? वह तो वैसे ही घबराया हुआ है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सुमित्रा और मक्खन ने बिना कुछ सोचे समझे साउंड की दिशा में दौड़ लगा दी, पर वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सरपंच की बेटी हवा में तैर रही थी और नीचे जमीन पर सरपंच, उनकी पत्नी और खुद उस बेटी की बेजान लाशें पड़ी हुई थी। मक्खन और सुमित्रा ने कांपते हुए पूछा, बेटी, ये सब क्या है? ये सब कैसे हो गया? अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ नीचे कौन पड़ा है और तुम हमें यहाँ क्यों ले आई हो? आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो? अंकल जी, घबराइए मत। बात दरअसल ये है कि पिछले दिनों मैं अपने मम्मी पापा के साथ काशी घूमने जा रही थी। तभी अचानक सामने एक बड़ा पत्थर आ गया। पापा गाड़ी का संतुलन खो बैठे और हमारी कार सीधे गहरी खाई में जा गिरी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस हाल में थी। अब आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये सब सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है, पर मैं एक मामूली इंसान तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कहो तो मैं पुलिस को फोन कर दूं? वे यहाँ आकर सब संभाल लेंगे। अंकल, पुलिस को बुलाने का अब कोई फायदा नहीं है। आप पहले इंसान हैं जो मुझे देख पा रहे हैं। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ जब आप मेरे पास आए और मुझसे काशी के बारे में पूछने लगे। इससे पहले मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, उनके सामने गई, पर कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था। बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि हमें मुक्ति मिल जाए। हमारी इन तीनों देहों को यहीं अग्नि दे दीजिए और हमारी अस्थियों को काशी की गंगा में विसर्जित कर दीजिए। ठीक है बिटिया, तुम फिक्र मत करो, हम यह काम जरूर कर देंगे। हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को मुक्ति दिलाकर ही दम लेंगे। मैं ये काम आपसे मुफ्त में नहीं करवा रही हूँ। अब मेरे परिवार में कोई बचा ही नहीं है, तो इस धन दौलत का मैं क्या करूँगी? मेरे घर में जितना भी पैसा और गहने हैं वह सब मैं आपको दे दूंगी। तभी मक्खन दास ने अपना स्कैनर निकाला। सरपंच की बेटी ने वो कोड स्कैन किया और मक्खन के खाते में 50 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। पेमेंट सफल होने के बाद भारी मन से मक्खन और सुमित्रा ने सरपंच, उनकी पत्नी और उनकी बेटी का वहीं पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। उनकी अस्थियों को कलश में भरकर वे दोनों वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब वे काशी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मां गंगा में स्नान किया और फिर मंत्रोच्चार के बीच उन तीनों की अस्थियों को गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अस्थियां जल में विलीन हुईं, आसमान में उन तीनों की आत्माएं मुस्कुराती हुई ओझल हो गईं। उन्हें अंततः मुक्ति मिल गई थी।
गांव वापस आकर मक्खन दास पूरी तरह बदल गया था। उसकी बरसों पुरानी कंजूसी अब गायब हो चुकी थी। उस धन का उपयोग उसने खुद के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा में लगा दिया। उसने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए 2 शानदार स्कूल खुलवाए, बीमारों के इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल बनवाया, किसानों की मदद के लिए खेतों में सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था करवाई। पूरा गांव अब मक्खन को एक मसीहा की तरह देखने लगा था। पर इन सबके बीच एक बात थी जो बिल्कुल नहीं बदली। उसकी पत्नी सुमित्रा, वह आज भी पहले की तरह उतना ही खाती थी,